स्टूडेंट्स वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च टॉपिक देखेंगे इन डिटेल बट बाय यूजिंग एमसीक्यूज़। सो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पीएचडी एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इस टॉपिक के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। सो आपको ये टॉपिक और ये सेशन आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो आप सभी को तो पता है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर, जिस टेस्ट को सभी को देना है। एंड इस टेस्ट में आपको 50% एमसीक्यूज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड आप सभी को 50% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, तब भी आप पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट एट एएमयू। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है विच इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन एनहांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ गिवन फील्ड। सो इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जो बेसिकली फोकस करता है ताकि हम किसी भी फील्ड का जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सके। बेसिकली कॉर्पस का मतलब होता है कि कोश, मतलब किसी भी नॉलेज का जो कोश है, ओके, उसको हम लोग बढ़ा सके इन एनी काइंड ऑफ गिवन फील्ड। सो वेदर इट इज एक्शन रिसर्च, वेदर इट इज अप्लाइड रिसर्च, और वेदर इट इज इवैल्यूएटिव रिसर्च, और वेदर इट इज फंडामेंटल रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, let us see step by step each and every research type over here. सो सबसे पहले है एक्शन रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द पीपल ये एजुकेशन फील्ड में करते हैं ताकि वो लर्निंग प्रोसेस को स्टडी कर सके। बिकॉज लर्निंग प्रोसेस को स्टडी करने के लिए वहाँ पे एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है एंड दैट्स वाई एक्शन रिसर्च ये बेसिकली जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एंड दैट्स वाई एक्शन रिसर्च फॉलोज अ साइक्लिक पाथ, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग एक्ट करते हैं यानी कि एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड देन आफ्टर वी रिफ्लेक्ट। मतलब ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोग रिजल्ट्स बनाते हैं, या फिर यू कैन से कि ऑब्जर्वेशंस को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं एंड अगेन हम लोग प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ऐसा जो साइकिल है वो एक्शन रिसर्च में शुरू रहता है।
सेकेंड इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च का ही एक सब टाइप है, बट इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, एंड वो है कि अप्लाइड रिसर्च में हम लोग प्रिंसिपल्स या फिर लॉज या फिर थियरीज को हमारे रिसर्च में अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक्शन के लिए लॉज या फिर प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। ओके, इवैल्यूएटिव रिसर्च में बेसिकली इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक असेसमेंट करते हैं। सो किन चीज़ों की यहाँ पे सिस्टमैटिक असेसमेंट होती है, जैसे कि देखो वर्थ ऑफ द टाइम और मेरिट ऑफ टाइम, या फिर मनी का इवैल्यूएशन आप यहाँ पे कर सकते हो, एफर्ट्स का इवैल्यूएशन कर सकते हो, रिसोर्सेज का भी इवैल्यूएशन कर सकते हो। ओके, सो इन सारे चीज़ों को जब भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, देन हमें वहाँ से हमें एक प्रॉपर गोल मिलता है। ओके, एंड दैट्स वाई जिन चीज़ों की मदद से हमें प्रॉपर गोल मिलता है, उन चीज़ों को असिस्ट करने के लिए या फिर उन चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए इवैल्यूएटिव रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नाउ द लास्ट वन इज फंडामेंटल रिसर्च, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। सो इस रिसर्च की मदद से हम सभी लोग ईदर थियरी को बिल्ड या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, and as well it makes specific contribution to academic body of knowledge by adding principles and laws in research area. So fundamental research की मदद से हम सभी लोग academic area में जितना भी कुछ नॉलेज है वो बेसिकली हम लोग इम्प्रूव करते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई इसमें हम लोग एक्चुअली जो लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यहाँ पे बना के हम लोग एकेडमिक जो फील्ड है इसमें हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। एंड दैट्स वाई देखो फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है, बेसिकली इट फोकसेस ऑन एनहांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ गिवन फील्ड, एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है 4, विच इज फंडामेंटल रिसर्च। If the purpose of the research is for theory building, then it is a. Now ये बहुत ही easy question है, यहाँ पे पूछा है कि किसी भी research का purpose अगर ये है कि हम लोग theory को build कर सके, then उस research को क्या कहा जाता है, whether हम इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं या फिर फंडामेंटल रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि फंडामेंटल रिसर्च इज द रिसर्च विच एम्स एट थियरी फॉर्मेशन और थियरी बिल्डिंग, राइट, एंड दैट्स वाई फंडामेंटल रिसर्च का यही एक पर्पस होता है कि हम सभी लोग थियरी को फॉर्मुलेट कर सके, एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है फंडामेंटल रिसर्च। एंड हम सभी ने देखा एग्जैक्टली व्हाट इज एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। नाउ लेट अस सी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। सो हिस्टोरिकल रिसर्च एज द नेम सजेस्ट, बेसिकली इसमें हम सभी लोग पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं ताकि उनकी मदद से हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, एंड एज वेल हम लोग प्रेजेंट को प्रेडिक्ट कर सके। ओके, सो हिस्टोरिकल रिसर्च में काफ़ी सारे पास्ट इवेंट्स के ऊपर स्टडी किया जाता है, एज वेल जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है उनके ऊपर भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है, एंड एज वेल जितने भी पास्ट में लिटरेचर्स हुआ करते थे उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, एंड जो रिकॉर्डेड पिक्चर्स या फिर वीडियोस रहते हैं पास के उनको भी यहाँ पे यूज करके उनके ऊपर स्टडी किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3 ओवर हियर, विच इज फंडामेंटल रिसर्च। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट उसी के साथ वो आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे MCQs
कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं. ओके. Next, Newton gave three basic laws of motion. Now this research is categorized as. Now Newton ने जो three basic laws of motion दिए थे, and हम सभी को वो laws पता है because we have studied them in our schools. So Newton ने जो research किया था जिसमें उन्होंने three basic laws of motion हमें दिए थे, so उस प्रकार के research को क्या कहा जाता है और वो basically किस type of research में आता है. So whether वो descriptive research में आता है या फिर सैंपल सर्वे में आता है या फिर फंडामेंटल रिसर्च में आता है या फिर अप्लाइड रिसर्च में आता है. सो न्यूटन इन्होंने हमें थ्री बेसिक ऑफ लॉज मोशन दिए. सो बेसिकली हमें इन्होंने लॉज प्रोवाइड किए, राइट. एंड लॉज आर नथिंग बट व्हाट, द बेसिक प्रिंसिपल्स. सो लॉज में बेसिकली न्यूटन इन्होंने थियरी को फॉर्मुलेट किया, राइट. एंड इनमें से सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च ऐसा है जिसमें हम लोग थियरी को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी फंडामेंटल रिसर्च. ओके. And all of we know that exactly what is applied research. Now let us see descriptive and sample survey क्या है. So descriptive research, as the name suggests, descriptive. So इसमें जितने भी सारे incidents, persons या फिर groups of individuals होते हैं, उनके जो characteristics होते हैं इनको describe किया जाता है. So उसके लिए जो research किया जाता है उसको descriptive research कहा जाता है. Okay. And sample survey, as the name suggests, sample survey. So यहाँ पे बेसिकली हम लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं. एंड दैट्स वाई इसके लिए सर्वे लिया जाता है. सर्वे इज नथिंग बट कि हम सभी लोग क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को पूछते हैं एंड रिस्पोंडेंट्स हमें रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं. एंड सर्वे के काफ़ी सारे टाइप्स है, जैसे कि फ़ोन सर्वे है, देन फेस टू फेस इंटरव्यू सर्वेज भी होते हैं, एज वेल इंटरनेट पे भी सर्वेज अवेलेबल होते हैं. सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सैम्पल सर्विस, ओके, जो मैंने आप सभी को बताए. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज थ्री, विच इज फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें बेसिकली थियरीज को फॉर्मुलेट किया जाता है, जैसे कि न्यूटन इन्होंने हमें थ्री बेसिक लॉज ऑफ मोशन प्रोवाइड किए. ओके. Next, which of the following is one of the commonly used bibliography database? So यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं एंड इनमें से कौन सा बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट ऑप्शंस. ESIC, देन सिनाहल, देन एडसिन एंड CanSlit. So let us see first of all कि exactly बिब्लियोग्राफी डेटाबेस होता क्या है. डेटाबेस यानी कि इसमें काफ़ी सारा डेटा होता है, एंड बिब्लियोग्राफी यानी कि जो रेफरेंसेस हम लोग रेफर करते हैं फॉर आर रिसर्च, एंड एज वेल जो बुक्स बेसिकली हम लोग रेफर करते हैं फॉर आर रिसर्च. सो ये इन दोनों को भी मिला के जो डेटाबेस तैयार होता है उसे बिब्लियोग्राफी डेटाबेस कहा जाता है. एंड बेसिकली ये डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी कि ये डेटाबेस हमें ऑनलाइन मोड से मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है, जैसे कि इंटरनेट पे, और यू कैन से किसी भी प्रकार के वेबसाइट से मिलता है. सो इनमें से द करेक्ट आंसर इज बेसिकली सिन्हाल, बिकॉज सिन्हाल ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसका फुल फॉर्म है क्यूम्युलेटिव इंडेक्स नर्सिंग अलाइड हेल्थ लिटरेचर. ओके, लिटरेचर. एंड ये जो डेटाबेस है ये बेसिकली नर्सिंग एरियाज में काफ़ी यूज़ किया जाता है. So I will describe you about this in short terms. So basically this is the literature which is related to nursing and allied health disciplines, including medical records and physical and occupational theory available in this database. So ये जो database है इसका इस्तेमाल basically nursing and allied health sciences में किया जाता है, and इसमें हम सभी को काफ़ी सारे medical records मिलेंगे, as well हमें physical records मिलेंगे, मतलब फिजिकल रिकॉर्ड्स विच आर रिलेवेंट टू मेडिकल फील्ड वो मिलेंगे हमें. देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी के रिलेवेंट जितने भी सारे रिकॉर्ड्स है वो भी इसमें हम सभी को मिलेंगे. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, विच इज सिन्हाल. ओके, जो कि एक कॉमनली यूज्ड बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है. नेक्स्ट इज साइंटिफिक रिसर्च हैज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी फेनोमेनन बाय.
सो साइंटिफिक रिसर्च का एक अल्टीमेट गोल होता है कि वो हम सभी को किसी भी प्रकार के फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सके बाय द यूज ऑफ व्हाट, वेदर कंडीशनल लॉज की मदद से या फिर लॉ ऑफ यूनिकनेस की मदद से या फिर लॉज ऑफ इंट्यूशन की मदद से या फिर लॉज ऑफ जनरलाइजेशन की मदद से। जैसे कि हम सभी ने कल के ही सेशन में देखा था कि साइंटिफिक रिसर्च फॉलोज द साइंटिफिक मेथड, एंड साइंटिफिक मेथड में काफ़ी सारे सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई जो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम सभी लोग रिजल्ट्स जब भी हमारे बनते हैं, राइट, देन आफ्टर दैट हम सभी लोग उनको कंक्लूड करते हैं। सो और एक बात ये है कि बेसिकली सभी रिसर्चर टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहता है, एंड टारगेट पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स वाई हम सभी लोग क्या करते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन से स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं एंड उनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। एंड जब भी हमें एंड में जब भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं देन वो रिजल्ट्स हम लोग टारगेट पॉपुलेशन पे लगाते हैं। सो इस प्रकार के प्रोसीजर को बेसिकली जनरलाइजेशन कहा जाता है, एंड दैट्स वाई साइंटिफिक रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि वो किसी भी फिनोमिनन को लॉज ऑफ जनरलाइजेशन के थ्रू हम सभी को एक्सप्लेन कर सके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लॉज ऑफ जनरलाइजेशन। ओके, लॉज ऑफ इंट्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारे गट फीलिंग्स होते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सो दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इंट्यूशन। एंड लॉ ऑफ इंट्यूशन ये बेसिकली किसी भी एविडेंस के आधार पर नहीं होता है, बट साइंटिफिक रिसर्च ये एविडेंस के आधार पर होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। लॉज ऑफ यूनिकनेस यानी कि यूनिकनेस होना, राइट, एंड एवरी साइंटिफिक रिसर्च इज यूनिक, ओके, बट इसका अल्टीमेट गोल ये नहीं होता है कि यूनिकनेस के आधार पर फिनोमिनन को एक्सप्लेन करें। बेसिकली हम सभी लोग एविडेंस के आधार पर, ऑब्जर्वेशंस, देन मेजरमेंट्स, जनरलाइजेशन, इन चीज़ों के आधार पर बेसिकली हम साइंटिफिक रिसर्च में फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड व्हाट आर एग्जैक्टली द कंडीशनल लॉज? ओके, सो कंडीशनल लॉज का मतलब होता है कि कंडीशन इन लॉजिक दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। मतलब कोई भी लॉजिकली कंडीशन होती है, सो वो कंडीशन बेसिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक, उसे कंडीशनल लॉज कहा जाता है। एंड इट फाइंड्स द को रिलेशन ऑफ इवेंट्स। अगर किसी भी इवेंट्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं देन उन इवेंट्स के बीच में क्या को रिलेशन है, ओके, उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है देन वी कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग कंडीशनल लॉज, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज लॉज ऑफ जनरलाइजेशन। If a researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of, okay, अगर कोई भी रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है एंड उस रिसर्च में अगर उसको फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ओके ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस को, ओके, सो इस प्रकार के रिसर्च को करने के लिए वो रिसर्चर इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप फॉलो करेगा, वेदर वो बेसिक रिसर्च फॉलो करेगा या फिर एक्शन रिसर्च फॉलो करेगा या फिर अप्लाइड रिसर्च फॉलो करेगा या फिर नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च जो कि हमने अभी देखा, व्हाट इज दैट? सो फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली नॉलेज को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है या फिर थियरी को फॉर्मुलेट किया जाता है। बट इस रिसर्च में रिसर्चर को किसी भी प्रकार के थियरी को फॉर्मुलेट नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पे उसको जानना है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग या फिर वो रिसर्चर बेसिक रिसर्च नहीं कर सकता है। एक्शन रिसर्च ये बेसिकली क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है, जिसमें टीचर
इमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एक्शन रिसर्च। एंड यहाँ पे कोई भी क्लासरूम सिचुएशन है नहीं, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के साइकिल प्रोसीजर की ज़रूरत है नहीं, जैसे कि प्लान करो, एक्ट करो, ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो, राइट। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज अप्लाइड रिसर्च। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस के लिए कितना ज़्यादा है इसके बारे में स्टडी करना है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की थियरी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर योर स्टडी। ओके, एंड दैट्स वाई इसमें ये पर्टिकुलर रिसर्चर अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करेगा। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। सो फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स है वो हम सभी लोग किस प्रकार के रिसर्च में यूज़ करते हैं, वेदर एक्शन रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च या फिर फिलोसॉफिकल रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, सो हम सभी ने देखा कि एग्जैक्टली फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम प्रिंसिपल्स, लॉज या फिर थियरीज को फॉर्मुलेट करते हैं। सो इन्हीं प्रिंसिपल्स, लॉज या फिर थियरीज को हम किस प्रकार के रिसर्च में यूज़ करते हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि हमने देखा ना कि अप्लाइड रिसर्च में लॉज, प्रिंसिपल्स या फिर थियरीज को अप्लाई किया जाता है ऑफ फॉर डूइंग द रिसर्च, राइट। एंड यही यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पूछा है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च। एंड आप सभी को अभी पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज एक्शन रिसर्च, राइट। सो ये ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। हिस्टोरिकल रिसर्च भी हमने देखा, व्हाट इज दैट, ये भी एलिमिनेट हो गया। Now let us see what is philosophical research. As the name suggests, philosophical. So इसमें बेसिकली कोई भी टर्म हो या फिर कॉन्सेप्ट हो या फिर थियरी हो, उसके पीछे का जो रीज़न है या फिर कॉज है, व्हाट इज़ दैट, अगर हमें उसको जानना है देन फॉर दैट पर्पस हम लोग फिलोसॉफिकल रिसर्च करते हैं। सो किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे की फिलोसॉफी क्या है, ओके, उसको जानने के लिए बेसिकली फिलोसॉफिकल रिसर्च किया जाता है, राइट। एंड दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट है। एंड दैट्स वाई देखो फिलोसॉफिकल रिसर्च में भी कई बार थियरी को फॉर्मुलेट किया जाता है, ओके। एंड दैट्स वाई ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम्स प्राइमरीली एट पुटिंग टू यूज द theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability। सो इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसका एम ये है कि वो प्राइमरीली थियोरेटिकल एडवांसेस जो है उनको उनके रिसर्च में अप्लाई करे, एंड एज वेल वो जो जनरलाइजेबिलिटी है उसको भी एक्सप्लोर कर सके। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। सो जनरलाइजेबिलिटी को एक्सप्लोर करना यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स मिले हैं, सो बेसिकली वो रिजल्ट्स आप स्टडी के बाहर के सिचुएशंस को कितने एक्सटेंट तक जनरलाइज कर सकते हो या फिर मैचअप कर सकते हो। ओके, दिस इज नथिंग बट एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर जनरलाइजेबिलिटी। सो ये दोनों भी चीज़ें बेसिकली कौन से रिसर्च में होती है, यानी कि थियोरेटिकल एडवांसेस को अप्लाई करना एंड एज वेल जनरलाइजेबिलिटी के पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना। सो बेसिकली ये चीज़ें फंडामेंटल रिसर्च में होती है क्या, या फिर इवैल्यूएटिव रिसर्च में होती है, या फिर एक्शन रिसर्च में होती है, या फिर अप्लाइड रिसर्च। सो देखो हम लोग तो थियरी को फॉर्मुलेट करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में, एंड दैट्स वाई यहाँ पे तो थियोरेटिकल एडवांसेस को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इवैल्यूएटिव रिसर्च में क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली चीज़ों को असिस्ट किया जाता है, जिन चीज़ों के लिए हमारे गोल्स होते हैं, जैसे कि टाइम, मनी, राइट। सो इन चीज़ों को बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे स्कोर किया जाता है कि कितना ज़्यादा है, कितना कम है, मतलब इवैल्यूएशन किया जाता है। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड। एक्शन रिसर्च ये मेनली
क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड यहाँ पे किसी भी प्रकार का टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम प्रोसीजर है नहीं, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो बचा हुआ ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च। सो ये आपका सही आंसर है, बिकॉज अप्लाइड रिसर्च में हम वैसे भी थियरीज को अप्लाई करते हैं, एंड एज वेल अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेबिलिटी का पोटेंशियल क्या है इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। ओके, so your correct answer should be 4, that is applied research. Next is, on what is the social research function of the scientific method not based? So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके ऊपर सोशल रिसर्च फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड डिपेंड नहीं है? सो वेदर इट इज थिंकिंग और टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट और रैशनैलिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो टेस्टिंग। सो देखो रिसर्च में तो हम सभी लोग टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। सो विदाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, एंड दैट्स वाई हमें ऑथेंटिकेट रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं, एंड दैट्स वाई जो सोशल साइंस रिसर्च हो या फिर किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, ओके, सो उसमें तो हम लोग साइंटिफिक मेथड्स वैसे भी यूज़ करते ही है, एंड जैसे साइंटिफिक मेथड्स है एंड दैट्स वाई उसमें टेस्टिंग है, दैट्स वाई साइंटिफिक मेथड टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड रहती है। सो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, बिकॉज नॉट बेस्ड पूछा है, राइट। एक्सपेरिमेंट्स तो हम लोग वैसे भी करते हैं, जैसे कि देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी डू इट, एंड देखो यहाँ पे अगर सोशल साइंस रिसर्च है, बट फिर भी सोशल साइंस रिसर्च में भी कभी कभार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दो सोशल साइंस रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, बट फिर भी किया जा सकता है, करते हैं एक्चुअली। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि इन अकॉर्डेंस विथ लॉजिक। देखो लॉजिक तो हम लोग यहाँ पे यूज करते ही है, बिकॉज विदाउट लॉजिक यू कांट कंक्लूड द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो बचा हुआ ऑप्शन है थिंकिंग, एंड दैट्स वाई जो साइंटिफिक मेथड है ओके सोशल रिसर्च फंक्शन का, वो बेसिकली थिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, बिकॉज थिंकिंग यानी कि योर गट फीलिंग वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, राइट, एंड इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस भी नहीं होता है, एंड दैट्स वाई हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहते। सो द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज थिंकिंग। द नेक्स्ट इज the research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is dash। so इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें हम सभी लोग लॉज को अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, ताकि हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ है अबाउट द प्रॉब्लम उनको जान सके। So whether it is applied research, action research, explanatory research or co-relational studies. So now all of you understood that कि किसी भी रिसर्च में अगर हम सभी लोग लॉस को अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके, देन उस प्रकार के रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट इज एक्शन रिसर्च। Now let us go for explanatory research. So as the name suggests, explanatory research. So explanatory research हम सभी को exactly in detail explain करता है कि exactly what is the relationship between the variables under study। मतलब जिन variables के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो उन वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक्सप्लेन करता है इन डिटेल। ओके, एंड कोरिलेशनल स्टडीज ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब पहले से ही वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, बट बाय यूजिंग द कोरिलेशनल स्टडीज हम सभी लोग उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दैट्स व्हाई कोरिलेशनल स्टडी ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। इसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, दैट्स इट।
बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स किया जा सकता है, बिकॉज अगर हमें वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है देन उसके लिए हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स वाई ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है. बट को रिलेशनल स्टडी ये कोई भी प्रकार का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है नहीं. So your correct answer over here is one, that is applied research. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.